नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों के जो पीछे की हम लोग ड्रेनेज सिस्टम जैसा कि पढ़ रहे हैं वो क्लासेज अच्छे से समझ में आई हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीछे की क्लास में हम लोग पीछे की 2 क्लास में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं, यानी कि हिमालयी नदियाँ जो थी। मैंने जैसा कि बताया था, हिमालयी नदियाँ में हम लोग 3 नदी तंत्र की चर्चा करते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज समय आ गया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने का। आप कह सकते हैं कि जो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी खास बातों को आज हम लोग जानेंगे। आप इसकी बात को जब समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लगेगी। क्यों लगेगी? हो सकता है कि आप अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अगर पहली बार पढ़ रहे हैं या आप यहाँ अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई जाएगी। हो सकता है कि आप कभी इमेजिन भी ना किए हों कि नदी के साथ ऐसा हो सकता है। क्या नदी के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं? बड़ी ही मज़ेदार घटनाएं हैं, बड़ी ही मज़ेदार बातें हैं जुड़ी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको जैसा बता दूं खासियत क्या है। यहाँ पर हम लोग बड़े सिंपल लैंग्वेज में अपनी ब्रह्मपुत्र नदी को कवर करना है। तो एक तो पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लियर कर लें, तब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और कहा जाता है कि यह हिमालय के पहले की नदी है। हिमालय का जब उत्थान हुआ, यानी कि हिमालय जब आया, उसके पहले से ये प्रवाहित हो रही थी। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जैसे हम लोग सिंधु नदी को तंत्र में देखे थे कि सिंधु नदी उसकी सहायक मेन नदी थी, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ हम इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी रिवर को भी पढ़ेंगे। तो आप जैसा वहाँ पर देखे थे सिंधु नदी में कि सिंधु नदी तिब्बत से निकल रही थी, फिर भारत में प्रवेश कर रही थी, फिर भारत के पास बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रही थी। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ से आप समझते चलिएगा, फिगर भी मैं बनाऊंगा, फिगर आप हमारे साथ बनाते हुए चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप साथ में बनाइएगा और ये पूरी उम्मीद है, मेरी पूरा विश्वास है कि आपको इस क्लास में, एक ही क्लास में आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरी तरह से याद करा दूंगा। आपको बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस अंत तक बने रहिएगा, आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी। ये एक ही क्लास में हमेशा के लिए आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से। चेमायुंगडुंग क्या है? एक जगह का नाम है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। वहां से निकलने के बाद यह हिमालय के साथ, पहले आप थोड़ा सुन लीजिए फिर हम लोग मैप पे चलेंगे। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती है। हिमालय के साथ साथ ये ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और ये कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश तक। जब ये अरुणाचल प्रदेश के पास पहुँचती है तो वहाँ गार्ज बनाती है और गार्ज बना के फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब आगे बढ़ती है, फिर एक जगह आता है कि वहाँ पर कुछ नदियाँ आके मिलती हैं, फिर वहाँ से उसका नाम बदल जाता है। फिर जब और आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में पहुँचती है, बांग्लादेश में भी उसका नाम बदल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली चीज नोट कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हर जगह एक नहीं है। कहीं पर इसका दूसरा नाम है तो कहीं पर दूसरा नाम है, कहीं पर दूसरा नाम। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, फिर जब असम में आती है तब जाकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, फिर असम के बाद जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, फिर लास्ट में जमुना का भी नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है मेघना। ये सब बातें एक एक करके हम लोग चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं कब किसका नाम बदलता है। पहले नाम क्लियर कर लूँ तब हम लोग फिगर पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत से। तो पहले क्या हो गया? तिब्बत हो गया। तिब्बत की बात कर लेते हैं। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। सांगपो के नाम से किसे जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को ही, जो तिब्बत में प्रवाहित होती है उसे तब वहां बोला जाता है सांगपो नदी है ये। तो जब तिब्बत में जाती है उसके बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए प्रवेश करती है। सबसे पहले भारत में कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है। तो भारत में क्या, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? दिहांग। इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। लेकिन जब ये और आगे बढ़ती है, या आप कह सकते हैं असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में जब ये प्रवेश करती है, असम में इसे क्या बोला जाता है? तब जाकर ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ब्रह्मपुत्र यानी कि ज़्यादातर भारत में लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में ही का ही अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला जाता है। जब ये असम में पहुंचती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहुत लोगों को हो सकता है डाउट रहा हो कि ब्रह्मपुत्र नदी शुरू से उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, तो ऐसा नहीं है। जब ये असम में पहुंचती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आगे ये असम के बाद जाती है बांग्लादेश में चली जाती है, यानी कि अब भारत से निकल जाएगी तो ये बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश में जाएगी ये, तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना नाम हो जाएगा। कितना नाम हो गया? पहला सांगपो, दूसरा दिहांग, फिर तीसरी ब्रह्मपुत्र, चौथी जमुना। फिर आगे जब बढ़ेगी, बांग्लादेश में ही कुछ नदियां आकर इसमें मिल जाएंगी, जिसके बाद से इसका नाम हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं जब बांग्लादेश में यहाँ पर पद्मा नदी आकर मिल जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा नदी। पद्मा नदी जब जमुना में आकर मिल जाएंगी तब इसका नाम हो जाएगा पद्मा नदी। और पद्मा नदी जब आगे बढ़ेगी तो इसमें बराक मेघना नदी आकर मिल जाएगी और तब इसका नाम हो जाएगा मेघना नदी। तो देखिए कहाँ से शुरू हुई? तिब्बत से निकली, तिब्बत में इसे सांगपो बोला गया, लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की इसका नाम हो गया दिहांग। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब आगे बढ़ती है तो आ जाता है बांग्लादेश की सीमा आ जाती है, बांग्लादेश का क्षेत्र आ जाता है, तब बांग्लादेश में जमुना के नाम से बुलाते हैं। जमुना जब आगे बढ़ती है तो पद्मा नदी आती है, जो कि हम लोग पढ़े थे, गंगा नदी का ही जो मेन शाखा थी, गंगा नदी की जो मेन शाखा थी पद्मा नदी, जो कि एक शाखा तो हुगली थी जो पश्चिम बंगाल में चली जा रही थी, दूसरी बांग्लादेश में जा रही थी, जिसे पद्मा बोल रहे थे, गंगा नदी को ही। तो पद्मा नदी आके मिलती है और किसमें? जमुना में, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही पद्मा नदी आके मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब पद्मा आगे आती है फिर उसके आगे कुछ नदियां आके मिलती हैं, जिसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना ही लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है, यानी कि हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अंतिम नाम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में जब गिरने वाली होती है, जाती है गिरने, तो वो किस नाम से जाती है? मेघना नाम से। और इसी तरह आप गंगा नदी को भी कह सकते हैं कि पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी भी मेघना से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? पूरा मेघना हो जाता है। तो सबसे पहले सांगपो चली, सांगपो के बाद क्या हो गया? दिहांग हो गया, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्र हुआ, ब्रह्मपुत्र के बाद जमुना हुआ, जमुना के बाद पद्मा हुआ, पद्मा के बाद मेघना हुआ। ये क्रम याद रखिएगा कहाँ पे, और ये जगह नाम याद रखिएगा कि तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ये नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिहांग है, इसमें क्या है? दिहांग है, ह है। ये ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ह है, क्योंकि अभी एक नाम और आएगा जिससे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? दिहांग है। असम में ब्रह्मपुत्र होता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। और जब जमुना में पद्मा नदी आके मिल जाती है तो इसका पूरा दोनों का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और पद्मा में जब आके मेघना नदी मिल जाती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, ये नदी है, यही आगे हम लोग इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है? हमारा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसे मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फिगर पे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपना फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो एक एक करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक जगह शुरू करते हैं, यहाँ से मान लीजिए मैं शुरू कर रहा हूँ। ये क्या है हमारा? यहाँ पर चेमायुंगडुंग, स्पेलिंग इसकी थोड़ी देख लीजिएगा, कहीं कहीं चेंजिंग भी, दूसरा भी लिखा है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये ग्लेशियर से निकलती है। कौन? जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नहीं बोलेंगे, ये अभी तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसे सांगपो बोलेंगे। तो सांगपो यहाँ से निकली, ये कौन है? सांगपो जा रही है, देखिए आपकी ये सांगपो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी तिब्बत वाले क्षेत्र में है। ये कहाँ है? हम लोग तिब्बत वाले क्षेत्र में है, तो इसलिए इसका नाम अभी क्या रहेगा?
सांगपो रहेगा। जब यही सांगपो नदी आगे बढ़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग ईस्ट साइड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट साइड जा रहे हैं। और ये हिमालय है, हिमालय के साथ साथ ये क्या आ रहा है, उसी दिशा में ये भी प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब ये आगे बढ़ती है सांगपो नदी, तो यहाँ पर अब प्रवेश करने जा रही है, नामचा बरवा दर्रा के पास से यू टर्न लेती है। नामचा बरवा दर्रा के पास से यू टर्न लेके कुछ इस तरह से, देखिए पहले मैं ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से बना दे रहा हूं। ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत वाला क्षेत्र है जहां से निकल रही है, फिर आगे गई अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद फिर कहाँ गई? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इस तरह से प्रवाहित होगी। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। नामचा बरवा दर्रा के पास क्या होती है? यू टर्न लेकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आंध्र प्रदेश में क्या करेगी? प्रवेश करेगी जब ये, तो यहां पर एक गार्ज का निर्माण करेगी जिसे बोलेंगे दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज का निर्माण करेगी। अब गार्ज क्या होता है इसे समझ लेते हैं। गार्ज देखिए, जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से जैसे प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर क्या करती है? जब वो तीव्र होती है, बहुत वेग के साथ चलती है, तो अपने साथ क्या करती है? अपर्दन करते चलेगी, टूट फूट करते हुए चलेगी। तो वहां पर एक आकृति बन जाती है, एक अलग तरीके की संरचना बन जाती है, टूट फूट करती है, तो उसे बोलते हैं कि वहां गार्ज का निर्माण कर रही है। अभी आप इतना समझिए। तो यहां पर ये क्या करेगी? एक गार्ज का निर्माण करेगी जिसका नाम हो जाएगा दिहांग। क्या हो जाएगा? दिहांग गार्ज हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर वो एक गार्ज का निर्माण करेगी जिसका नाम रहेगा दिहांग गार्ज। और यहीं से जब ये दिहांग गार्ज का निर्माण कर देगी, तब से इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग नदी हो जाएगा, दिहांग हो जाएगा। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया? दिहांग। क्यों दिहांग नाम पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करके आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गई? दिहांग नाम हो गया। आई होप कि आपको ये दूसरा नाम भी क्लियर हो गया। यहां मैं लिख देता हूं, क्या नाम हो गया? दिहांग। ये दूसरा नाम हो गया, और ये पहला नाम हो गया सांगपो, और दूसरा दिहांग हो गया। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है, तो यहां पर इसे दिहांग बोला जाता है। दिहांग गार्ज और बनाते हुए जब ये नदी और आगे बढ़ती है, तो ये आगे जब पहुंचती है, तो यहां पर एक और नदी आकर मिलती है। आप कह सकते हैं, आप धीरे धीरे हम लोग किधर जा रहे हैं? असम साइड में जा रहे हैं। और ये नदी यहाँ पर एक आके मिलती है जिसे यहाँ पर बोलते हैं लोहित नदी आके मिलती है। कौन सी? लोहित नदी। लोहित नदी आके मिलेगी। और इसी लोहित नदी में एक और नदी आ रही है जिसका नाम है दिबांग। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां क्या है? ह है और यहां ब है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक लोहित नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि दिहांग में मिल रही है। और इसी लोहित में एक दिबांग भी आकर मिल रही है। इसकी संयुक्त धारा जाके कहाँ मिलती है? दिहांग में मिलती है। तो लोहित और दिबांग की संयुक्त धारा कहाँ जाकर मिल रही है? दिहांग नदी में। अभी तक ये दिहांग ही है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सांगपो है, ब्रह्मपुत्र, पद्मा है। अभी हम इसे क्या, ये इतना दूर क्या है? ये दिहांग है। तो दिहांग में जब दिबांग और लोहित आकर मिल जाएगी, तब इसका नाम बदल जाएगा, और तब इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? ब्रह्मपुत्र। तो इसका तीसरा नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र हो गया। तो जब इसमें ये नदियां आके मिल जाएंगी, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और अब हम लोग असम में प्रवेश कर चुके हैं। तो असम में इसे किस नाम से जाना जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी से। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, यहाँ दो नाम इसका क्लियर हो गया। आगे जब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखिए, अभी बस केवल ये देख रहे हैं कौन सी नदियाँ कहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा लास्ट में हम लोग इससे इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, तो वो सब लास्ट में समझेंगे। अभी के लिए आप ये बस इसकी सहायक नदियों को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो शहर मिलते हैं। कौन से? एक तो हमारा यहाँ पर एक शहर है डिब्रूगढ़, और दूसरा हमारा है डिमाजी। क्या है? डिमाजी। तो डिमाजी क्या है? दो शहर हैं, और उन दो शहरों के बीच से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है। तो एक डिब्रूगढ़ है और एक डिमाजी है। तो इन दोनों शहरों के बीच से ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब असम में आ चुके हैं।
तो जो क्योंकि असम में आ गए तो इसलिए ब्रह्मपुत्र बोलेंगे अब। तो धेमाजी जो शहर है और डिब्रूगढ़ जो है, इस पर एक ब्रिज बनाया गया, इन दोनों शहरों को मिलाकर एक ब्रिज बनाया गया है जिसे बोला जाता है बोगीबील का ब्रिज। क्या बोला जाता है? बोगीबील ब्रिज। तो बोगीबील ब्रिज जो है डिब्रूगढ़ और धेमाजी को मिला के बनाया गया, यानी कि दोनों को मिला दिया गया है। और इसके बीच ये किस पे है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जब हम लोग इस पुल से भी आगे और बढ़ेंगे, यानी कि धेमाजी और डिब्रूगढ़ का जो पुल है उससे और आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर एक माजुली द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? माजुली द्वीप। अभी हम लोग इसको लास्ट में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या मिलेगा? माजुली द्वीप मिलेगा। माजुली द्वीप, द्वीप आप समझते हैं क्या होता है? द्वीप जैसे कहीं जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सब क्या द्वीप है। तो उसी तरह नदी में भी एक द्वीप है। जैसे सागरों में द्वीप सुने होंगे, सागरों महासागर में, उसी तरह नदी में भी क्या है? द्वीप है। अभी हम लोग इसको लास्ट में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर माजुली द्वीप का निर्माण करती है ये नदी, और जब ये माजुली द्वीप का निर्माण करके आगे बढ़ती है तो अब जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिलेगी, जिसे बोलते हैं सुबनसिरी। तो सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि तिब्बत से निकलती है। वो कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये निकलती कहां है? तिब्बत से। ये निकलती कहां है? तिब्बत से निकलती है और आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये फिर से आप नोट कर लीजिएगा कि ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे जब बढ़ते हैं तो एक और नदी इसमें आके मिलती है, जिसका नाम है धनसरी। क्या नाम है? धनसरी। धनसरी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं तट पर आकर मिलती हैं। तो ये जब भी आप नदी तंत्र पढ़ें, कोई भी नदी तंत्र पढ़ें, तो उसका डायरेक्शन आप ध्यान दीजिएगा कि वो दाहिनी तरफ से आके मिल रही है कि बाईं तरफ से। जैसे मैं यहाँ से चला, ये क्या है? मेरा बायां हाथ है, और ये क्या है? दायां हाथ। तो ये हमारा क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी का क्या हो गया? राइट साइड हो गया, और ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। तो अब जब आगे बढ़े तो ये ऐसे इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर वाला क्या है? लेफ्ट है। तो ये क्या है? इधर से जो नदियां आके मिलेंगी वो क्या हो गई? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी हो गई। और जो इधर वाली हैं, इधर वाली जो रहेंगी वो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सुबनसिरी क्या है? राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। और ये जो धनसिरी है, दिबांग है, लोहित है, ये सब क्या है? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी हैं। ये सब क्या है? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। तो इधर से जितनी भी नदियां मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी? लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। और जो इधर से आके मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी? राइट साइड ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। तो ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां क्या हो गया? सुबनसिरी हो गई, सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिल गई ब्रह्मपुत्र में। फिर इधर से लेफ्ट साइड से एक धनसिरी आकर मिल गई। तो धनसिरी के बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो एक और प्रमुख सहायक नदी आकर मिलेगी, जिसका नाम है मानस नदी। क्या नाम है? मानस नदी। और ये कहां से निकलती है? भूटान से निकलती है। तो भूटान से कौन निकलेगा? मानस नदी निकलेगी, और जो कि आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में मानस नदी किधर से आ रही है? ये आकर मिल रही है राइट साइड से, दाहिनी तरफ से, क्योंकि आप कह सकते हैं जो कि मानस नदी इसकी क्या है? दाईं सहायक नदी है। तो दाईं सहायक नदी में कौन कौन हो गई? सुबनसिरी और मानस। जब हम अब और ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, अभी तक इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके में दाईं तरफ से एक और नदी आकर मिलेगी, जिसका नाम है संकोश नदी। तो क्या है? संकोश नदी क्या है? ये भी आकर दाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। तो जब यहां पर एक और नदी आकर मिलेगी, आप कहेंगे बाईं तरफ से क्या नाम रहेगा उसका? उसका नाम रहेगा कपिली। कपिली जो है ये यहां पर आके लेफ्ट साइड से यहां पर मिल जाएगी। तो लेफ्ट साइड से कौन आके मिल रहा है? कपिली नदी आके मिल रही है। और कपिली नदी जब यहां मिल जाएगी तो आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग प्रवेश कहां कर रहे हैं? बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं। ये वाला कौन सा क्षेत्र था? असम वाला था। ये अरुणाचल प्रदेश, ये तिब्बत वाला। तो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर असम में ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बाद बांग्लादेश आ गए, तो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी? जमुना नाम से जानी जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला क्षेत्र क्या रहेगा? जमुना वाला क्षेत्र रहेगा।
तो ये क्या है, जमुना वाला क्षेत्र है। अभी भी इसमें भी आगे नाम चेंज होगा, हालांकि मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग बांग्लादेश में अब आ चुके हैं। बांग्लादेश में जब प्रवेश करेंगे तो इसके राइट साइड से एक और प्रमुख सहायक नदी आएगी जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को भी हाईलाइट कीजिएगा, अभी हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। बड़ी रोचक घटना घट गई इस नदी के साथ। तो तीस्ता नदी क्या है, ये चुलामू झील है सिक्किम के पास, ये यहाँ से निकलती है। आप कह सकते हैं जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। और ये आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में क्या होती है, राइट साइड से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये सिक्किम से निकलती है, तो इसे हाईलाइट कीजिएगा, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ये तीस्ता नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना नदी और आगे बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, जमुना नाम हो गया है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अब क्या हो गया है, जमुना हो गया, इसलिए मैं बार बार जमुना बोल रहा हूं। अब जमुना नदी तीस्ता नदी के मिलने के बाद जब ये और आगे बढ़ेगी तो अब हमें मिलेगी पद्मा नदी। यहां कौन सी नदी मिलती है, पद्मा नदी, जिसे आप बोल सकते हैं कि गंगा नदी जो भारत से निकली थी, बांग्लादेश में प्रवेश की थी, जिसे पद्मा नाम हो गया था, वो आकर अब ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ मिल जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब इसके बाद से इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा नाम हो जाएगा। जब पद्मा नदी कहाँ, पद्मा नदी कौन नदी, यहाँ कौन कौन नदी मिल रही है, पद्मा नदी प्लस जमुना नदी। तो जब पद्मा और जमुना यहाँ मिली तो इसका नाम क्या हो गया, पद्मा हो गया। और जब पद्मा आगे बढ़ी, यहाँ कौन आके मिल गया, मेघना नदी आके मिल गई, मेघना नदी। और यहाँ पर कौन आके मिल रहा है, किसका मिलन हो रहा है यहाँ पर, मेघना प्लस और जमुना, मेघना और पद्मा, मेघना और पद्मा नदी जब आकर मिल जा रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेघना नाम हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर आगे बे ऑफ बंगाल तक जहाँ तक जाएगी, बे ऑफ बंगाल तक जहाँ तक जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेघना हो जाएगा। कब मेघना हो रहा है, जब मेघना नदी और पद्मा नदी, ये ऊपर से जो पद्मा नदी आ रही थी, ये मिल जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, मेघना नदी हो जाएगा। एक मिनट, चलिए ये मामला क्लियर हो गया। हम लोग तिब्बत से निकले, बे ऑफ बंगाल में आकर गिर गए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हम लोग इससे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कुछ मज़ेदार बातें, ऐसी मज़ेदार बातें जानेंगे जो कि हो सकता है कि आपको इसके पहले ना पता हो और अब आपको विश्वास भी ना हो, एक तरह से थोड़ा आश्चर्य वाली बात होगी। क्योंकि मैं भी जब पहली बार पढ़ा था ये बात तब मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाते हैं, लोहित नदी। यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित हो रही थी, उसमें लोहित और दिबांग नदी आके मिल रही थी, जिसके बाद से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो रहा था। तो जो लोहित नदी आ रही है, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बात घटती है। क्या है, लोहित नदी पर एक ब्रिज बना है। लोहित नदी पर जो ब्रिज बना है उसका नाम है भूपेन हजारी का ब्रिज। क्या है, भूपेन हजारी सेतु। भूपेन हजारी सेतु कौन सा है, भूपेन हजारी सेतु। चलिए यहाँ लिख देता हूं, भूपेन हजारी का सेतु। भूपेन हजारी का सेतु जो है, भूपेन हजारी सेतु, ये भारत का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, सबसे बड़ा सेतु माना जाता है। आप कह सकते हैं ब्रिज है। भूपेन हजारी का सेतु जो है भारत का सबसे बड़ा ब्रिज बताया जाता है, सबसे लंबा ब्रिज बताया जाता है, जिसकी कह सकते हैं 16.16 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। तो सबसे बड़ा सबसे लंबा कौन सा सेतु भारत में, भूपेन हजारी का सेतु। आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। तो भूपेन हजारी सेतु जो है ये भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो कि किस नदी पर बना है, लोहित नदी पर। किस नदी पर, लोहित नदी पर बना है। और लोहित नदी आप लोग देख रहे हैं, ये लोहित नदी है, इसी पर भूपेन हजारी का सेतु बना है, जो कि 9.16 किलोमीटर लंबा है। अब ये कौन थे भूपेन हजारी, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जो भूपेन हजारी थे ये कहाँ के थे, असम के थे। और ये भारत रत्न भी आप इन्हें कह सकते हैं, इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त किया था इन्होंने, भारत रत्न भी इन्हें मिला था। और ये कह सकते हैं एक संगीतकार थे, क्या गायक थे, आप कह सकते हैं गायक थे, व कवि भी थे। ये क्या थे,
कवि भी थे। तो भूपेन हजारी के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लिए। देखिए भूपेन हजारी सेतु कहाँ है, जो कि भारत का सबसे लंबा सेतु है, कहाँ पे है, लोहित नदी पर है। और ये असम किसके नाम पे है, ये कौन थे, भूपेन हजारी, ये थे भारत रत्न भी इन्हें मिला था, असम के थे, ये गायक थे और वह कवि भी थे। तो ये चीज़ हाईलाइट कीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका जीएस का भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीके के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। भूपेन हजारी सेतु कहाँ है, लोहित नदी पर है और ये असम के थे भूपेन हजारी, और ये भारत रत्न थे और गायक और कवि थे। ठीक है, ये कहाँ पर, लोहित नदी पर आके मिलता है। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग को, और फिर हम लोग आ जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा था तीस्ता नदी को हाईलाइट कीजिएगा। तीस्ता नदी को मैंने क्यों हाईलाइट करवाया था दोस्तों, एक बार की घटना है 1787 में, 1787 में आप कह सकते हैं 1787 के पहले जो तीस्ता नदी थी वो गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। लेकिन क्या ऐसी बात है, आप कहेंगे अब ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मतलब पहले गंगा की सहायक नदी थी अब ब्रह्मपुत्र की सहायक। जी हाँ, 87 के पहले तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। लेकिन 87 में क्या हुआ दोस्तों कि इस नदी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि इसने इतना ज़्यादा मलबा एकत्रित कर लिया, इतना ज़्यादा अपरदन किया, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जाकर अब मलबा एकत्रित कर लिया कि वो नदी खुद आगे नहीं बढ़ पाई। और उस जिस क्षेत्र में, जिस पहले मार्ग में जो मार्ग था उसका पहला वाला, उस मार्ग से वो आगे नहीं बढ़ पाई। फिर वो क्या की, अपना रास्ता ही बदल दी। जब ये अपना रास्ता बदल दी तो जब आगे बढ़ी तो जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो तीस्ता नदी है ये क्या थी, पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन अब क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक हो गई है। कई जगह आप इसकी चर्चा सुनेंगे, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि 1887 में ये क्या थी, गंगा की सहायक, या उसके पहले आप कह सकते हैं गंगा की सहायक थी, लेकिन अब ये क्या हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। कौन, तीस्ता नदी। 1787 में ये चीज हो गया। 2 पॉइंट हम लोग क्लियर किए, एक भूपेन हजारिका सेतु के बारे में, दूसरा हमारा तीस्ता नदी के बारे में। तीसरा चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमने कहा था माजुली द्वीप को भी हाईलाइट कीजिएगा कि यहाँ पर ये जब डिब्रूगढ़ डिमाजिया से बीच से होकर जब ये नदी आगे बढ़ती है असम में, तो यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सागरों या महासागरों में क्या होती हैं, द्वीप होते हैं, द्वीप का निर्माण होता है, उसमें लोग निवास भी करने लगते हैं, जैसे लक्षद्वीप आप कह सकते हैं। उसी तरह भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी एक बहुत बड़े कई द्वीपों का, आप कह सकते हैं छोटे छोटे कई द्वीपों का निर्माण करती है। लेकिन उसमें एक ऐसा द्वीप का निर्माण कर दी जिसे कि असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बाहर, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक चीज यहां नोट कीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, एक चीज ये हाईलाइट कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कैसा मार्ग बनाती है, गुम्फित मार्ग बनाती है। अभी गुम्फित मार्ग क्या है इसे समझ लेते हैं, तब हम लोग माजुली द्वीप को समझते हैं। देखिए ये क्या है, नदी पहले पर्वतों से प्रवाहित होती है। आपको पता है कि ये क्या होती है, पहले कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलती है। पहले कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलेगी, और जब पर्वत से निकलेगी तो वहाँ इसकी तीव्रता बहुत तीव्र होती है, ये इसकी गति बहुत तीव्र होती है। जिसके बाद से जब ये आगे बढ़ती है तो बहुत तेज ये क्या करती है, अपरदन करती है। अपरदन करने के बाद जब ये मैदानी क्षेत्रों में जाती है, ऐसे स्लोप वाले क्षेत्र में जाएगी, यानी कि जैसे ये अपरदन की यहाँ से, और जब मैदानी क्षेत्र में जाएगी तो यहाँ पर कुछ अवसाद जमा होगा, अब वो वहीं रुकने लगेगा। तो ये क्या करेगी, जब हमें पता है कि असम में मैदानी क्षेत्र में आ चुकी है तो यहाँ पर जो ऊपर से वो अपरदन करके लाई है वो एकत्रित करने लगती है। जैसे सपोज दैट ये हमारी नदी प्रवाहित हो रही है मैदानी क्षेत्र में, ऊपर से अपरदन करके लाई, तो अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये नदी क्या करेगी, अपना मलबा जो है यहाँ पर एकत्रित करने लगेगी। इस तरह से अपना मलबा एकत्रित करने लगेगी, और फिर जब इसमें जल प्रवाहित होगा तो जल कुछ इस तरह से प्रवाहित होगा, आप देखिए किस तरह से प्रवाहित हो रहा है, कुछ इस तरह से प्रवाहित होगा। तो इसी को हम बोलेंगे गुम्फित मार्ग, यानी कि बीच में स्थल बन गया, अब वो इधर से उधर से करेगी, और जब एकत्रित करते जाएगी तो जो स्थल रहेगा बीच में जो बन रहा है ये बड़ा होता जाएगा, द्वीप होता जाएगा। और इसी द्वीप का नाम एक दे दिया गया माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है, आप असम में कहेंगे कि माजुली द्वीप कहाँ है, असम में है। ये कहाँ है, असम में है। और ये भारत का, आप कह सकते हैं विश्व का
सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कुछ चीजें यहाँ पे मिटा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये नोट कर लीजिएगा कि पहले सांगपो, तिब्बत में क्या था? सांगपो नाम से जानती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, फिर पद्मा, फिर मेघना। देखिए अभी हम लोग माजुली द्वीप को समझते हैं। आप कहेंगे क्या यहां पर? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक चीज ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा यहां पे ये नोट कीजिएगा कि असम सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? नदी जिला, नदी जिला। इसे नदी जिला घोषित कर दिया है किसने? असम सरकार ने। असम सरकार ने, या आप कह सकते हैं भारत का ये नदी जिला है। कौन है? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में है। आप एक तरह से और कह सकते हैं कोको नदी द्वीप जो है वो अमेजन नदी पे कहा जाता है कि वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। कोको द्वीप वो कहाँ है? अमेजन नदी पर। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। कोको नदी कहाँ है? सॉरी, कोको द्वीप, कोको द्वीप कहाँ है? अमेजन नदी पर, अमेजन पे है। और यह विश्व का दूसरा है, विश्व का दूसरा नदी द्वीप है। दूसरा नदी द्वीप है। क्या दूसरा? क्या मतलब कि बड़ा की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहाँ माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वहां पर कौन है? कोको दूसरे नंबर पे है जो कि अमेजन नदी पर है। तो एक चीज़ और नोट कीजिएगा, मैं कुछ दिन पहले अभी कुछ आर्टिकल पढ़ा हूँ, हालांकि आप लोग किताब उताब में यही पढ़ेंगे कि माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनी है। और ये क्या है? असम में है, जो कि और ये माजुली द्वीप धान के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल में ये पढ़ा था कि इसमें अब क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। ये भी अब क्या हो रहा है? इसको नुकसान पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रहा है। और साथ में लोहित और दिबांग नदी इसके मिल जाने के कारण इसमें अब बहुत तीव्रता आ गई है, और भी तीव्रता आ गई है, जिसके वजह से इसमें भी अपरदन हो रहा है। ये भी इसमें अब नुकसान से क्षति पहुंच रहा है। और ये भी लिखा था कि इससे बड़े बड़े भी नदी द्वीप हैं विश्व में, लेकिन उस पर लोग रहते नहीं हैं। लेकिन ऐसा आर्टिकल लिखा है, लेकिन आप बुक्स में ये देखेंगे कि ये बताया गया है कि माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। वैसे मोस्टली आप लोग यही देखेंगे कि माजुली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यानी कि नदी प्रवाहित हो रही है, बीच में क्या हुआ? मलबा एकत्रित करती गई, वो नदी एकत्रित करती गई, ये मलबा क्या होगा? बड़ा हो गया और ये नदी प्रवाहित हो रही है। और असम सरकार ने इसे एक जिला घोषित कर दिया, नदी जिला घोषित कर दिया है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो यहाँ हम लोग कितनी बातें क्लियर हुई? पहली क्या हुई? हम लोग नदी को क्लियर किए। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास ये मान के चल रहा हूँ आपको इस क्लास में पूरी तरह से याद हो जाए। चलिए सुनते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। कहाँ वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर ये तिब्बत में जब प्रवाहित होती है तो इसका नाम सांगपो रहता है। ये बड़ा वहाँ पे नामचा बरवा दर्रा के पास से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका नाम दिहांग गार्ज बनाती है। इसका नाम हो जाता है दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसमें लोहित और दिबांग नदी आकर मिलती है, जिसके बाद से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवाहित होती है, जिसमें इसकी एक बड़ी सहायक नदी जो है सुबनसिरी वो आकर मिलती है। इसके अलावा भी कई नदियाँ हैं जो कई आकर इसमें मिलती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। जब ये असम से आगे बढ़ती है बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे तीस्ता नदी आकर मिलती है। तीस्ता नदी के बाद पद्मा नदी आकर मिलती है। पद्मा नदी जो कि आप कह सकते हैं गंगा नदी आकर मिलती है। और उसके बाद से इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। पद्मा नदी में आगे जब मेघना नदी आकर मिलती है तो यही मेघना नदी का संयुक्त रूप जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि आप कह सकते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो आप कह सकते हैं मेघना नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो इस तरह से आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ कहाँ बदल रहा है। तो पहले क्या है? दिहांग है, फिर से बोल रहा हूँ, दिहांग है, फिर सांगपो है, फिर दिहांग है, फिर ब्रह्मपुत्र है, फिर पद्मा है, तब जाके मेघना है। तो ये बातें आप हाईलाइट कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है और कहाँ कहाँ पे कौन सी नदी आकर मिल रही है, ये बातें मैंने आपको बता दी है।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो हिमालयी नदी तंत्र हैं, यानी कि हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रायद्वीप भारत की नदियों को पढ़ेंगे, यानी कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी और पेन्नार, ये सब नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, इन सब नदियों का नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो यानी कि हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम अब पूरी तरह से समझ के ख़त्म कर देना है। अब ये हमेशा के लिए याद रहने वाला है कि अगर आप अच्छे से फिगर बनाए होंगे, अच्छे से अगर सुने होंगे। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बात और आपको बता दूं, अगर पीछे की क्लास आप लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की क्लास अगर मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर टू द पॉइंट या बहुत कुछ चीजें जो आपको प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फायदेमंद रहेगी, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।